क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मेरी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2018 में 93rd रैंक आई है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आईएएस की परीक्षा को कैसे हरा सकते हैं। और मैं इसमें आपके साथ कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करूंगा जिसको फॉलो करने के बाद, जिसको रिलीजियसली फॉलो करने के बाद कोई भी व्यक्ति आईएएस की परीक्षा आसानी से क्लियर कर सकता है। बुक लिस्ट सभी बताते हैं कि कौन सी बुक्स फॉलो करने चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो मैं आज वो नहीं बताऊंगा, मैं आपको केवल ये बताऊंगा कि कौन से ऐसे कुछ सूत्र हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए आपकी यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करने के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। जो बेसिक कुछ फंडास होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला मेरा फंडा ये है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन हो, जो भी ऐसी चीज़ हो जो आपके लक्ष्य से आपको दूर ले जाती हो, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें। जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक दिन भर चलाते हैं, मोबाइल पर दिन भर लगे रहते हैं, यूट्यूब दिन भर चलाते हैं, या फिर कुछ लोगों को घूमने का बहुत शौक़ होता है, कुछ लोगों को बाहर की चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है, या फिर घर जाने का शौक़ होता है, किसी से बात करने का शौक़ होता है। तो ऐसी कोई सी भी चीज़ जो आपको अपने लक्ष्य से दूर करती हो, इन चीज़ों को जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने पास ना आने दें। क्योंकि जब आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे, जितना आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करेंगे उतने ही आप अपने लक्ष्य के करीब जाएंगे। मेरा दूसरा एडवाइस ये होगा कि आप अपनी प्रिपरेशन में डिसिप्लिन लाएँ। डिसिप्लिन मतलब सेल्फ कंट्रोल। मतलब अगर आप यदि कोई गोल सेट करते हैं, अगर आप कोई टाइम टेबल बनाते हैं, अगर आप ये तय करते हैं कि आपको पॉलिटी 5 दिन में ख़त्म करनी है, तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप पॉलिटी 5 दिन में ख़त्म करें। क्योंकि जब आप अपने गोल्स को एक्सटेंड करते हैं और जब आप 5 दिन के गोल को 7 दिन में अचीव करते हैं, तो आप अपने गोल से उतना ही दूर जाते हैं और बाकी चीज़ें करने के लिए आपके पास टाइम कम होता है। जैसे मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती थी और 7 बजे से 11 बजे तक, 11:30 बजे तक मैं पढ़ता था। 11:30 से 12 तक का ब्रेक होता था जिसमें मैं खाना खाता था। फिर 12 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ता था। उसमें बीच में अगर मुझे नींद आती थी तो पावर नैप लेता था या फिर कभी कभी ज़्यादा भी सोता था, लेकिन थोड़ा सा गैप होता था वो आधे या 1 घंटे का। फिर 5 बजे से मैं 9 बजे तक पढ़ता था, फिर 9 से 10 खाना खाना और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट, और फिर 10 बजे से 1 बजे तक मेरी पढ़ाई होती थी। तो अगर आपने कोई रूटीन सेट किया तो उस रूटीन को रिलीजियसली फॉलो करें। और थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है, लेकिन इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कि आप अपने गोल को ख़त्म करने के लिए 5 दिन के अलावा 10 दिन ले रहे हैं या फिर 5 दिन के काम को 15 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे आपके प्रिपरेशन में जब आप अपने आप को पूरा टाइम नहीं दे पाओगे, अपनी पढ़ाई को टाइम नहीं दे पाओगे। कभी लाइट चली जाएगी, कभी दोस्त घर पे आ जाएंगे, कभी घर से फ़ोन आ जाएगा, या फिर कभी बाहर घूमने जाने का मन करेगा, कभी कुछ खाने जाने का मन करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लो मोमेंट्स भी आएंगे जब आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकता, ये बहुत, इसमें 5 से 10 लाख लोग एस्पायर कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो इस पर मेरा क्या होगा। लेकिन जब ऐसे फीलिंग आए, जब ऐसी चीज़ें आपके मन में आए, तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों दे रहा हूँ। मोटिवेशन कहाँ से आता है। मुझसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि आपका मोटिवेशन कहाँ से आता है, इतना 1 साल में एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो गई। तो मैं बोलता हूँ कि मोटिवेशन आपके अंदर से आना चाहिए, और मोटिवेशन अंदर से तब आएगा जब यूपीएससी में अपीयर होने का फ़ैसला आपका खुद का होगा। आप जब भी कोई अपनी प्रिपरेशन के दौरान ऐसा फेज़ आए और जब भी आपको लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो अपने आप से सवाल कीजिए कि आपने ये प्रिपरेशन शुरू क्यों की है। ये फ़ैसला आपका था या आप पे थोपा गया था। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी हर व्यक्ति को कोई एक ना एक मौका ज़रूर देती है जिसमें वो अपने आप को साबित कर सके। तो यदि ये फ़ैसला आपके ऊपर थोपा गया था, तब भी आपके पास एक मौका है जिसमें आप अपने आप को साबित कर सकते हैं और समाज के ऐसे तबके में जाकर बैठ सकते हैं जहाँ से आप पूरे समाज को सेवा कर पाएंगे और समाज में एक अलग स्थान अपना बना पाएंगे। तो ज़िंदगी ने अगर आपको ये मौका दिया है, अगर आप प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ आए हैं दिल्ली, या फिर आप घर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास ये बहुत शानदार मौका है जिसमें आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को और अपने पोटेंशियल को और निखार पाएंगे और इस एग्ज़ाम को क्लियर करके दुनिया को ये बता पाएंगे कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं जिसे हासिल नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही प्रूवन फैक्ट है कि 21 दिन में लोग अपनी आदत बदल सकते हैं। तो अगर 21 दिन में आदत बदल सकते हैं, तो मैं मानता हूँ कि 1 साल में तकदीर अवश्य बदली जा सकती है। तो अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो कंटिन्यूअस रिगरस मेहनत करें और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। एक अप्रोच है तो है का मतलब ये कि अगर आपको सुबह उठना है तो उठना है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, अगर आपको अपनी बुक ख़त्म करनी है तो है, अगर आपको टेस्ट में अच्छे नंबर लाने हैं तो है का जो अप्रोच है कि अगर आपको करना है तो किसी भी तरह उस चीज़ को करना है। और ये अप्रोच अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम, यूपीएससी तो केवल एक एग्ज़ाम है, और ज़िंदगी की और भी जो परीक्षाएं होती हैं, जो रियल लाइफ की एग्ज़ाम्स होती हैं, उसको भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन के दौरान स्टूडेंट्स एक गलती और ये करते हैं कि एक ही चीज़ को पढ़ने के लिए, एक ही चीज़ को करने के लिए वो कई सारे सोर्सेज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर पॉलिटी पढ़ना है तो वो पॉलिटी की एक बुक की जगह 3 या 4 बुक्स पढ़ेंगे।
अगर इकोनॉमी पढ़नी है तो एक बुक की जगह 3 या 4 बुक्स पढ़ेंगे। अगर उनको टेस्ट सीरीज़ देना है तो एक कोचिंग की जगह 3 या 4 कोचिंग्स के टेस्ट देंगे। तो इससे मुझे लगता है कि ये अटर टाइम ऑफ वेस्ट है। तो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है तो इट्स बेटर दैट रीड 1 बुक मल्टीपल टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 बुक्स 1 टाइम। तो इसका मतलब यही है कि अपना टाइम सेव करें और जितना एफिशिएंटली आप अपनी बुक को रिवाइज़ कर सकते हैं और जितनी कम बुक सोर्सेज के साथ, जितने कम कंटेंट के साथ आप बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें। अगर आप एक ही बुक से आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये टॉपिक मैंने अच्छे से कवर कर लिया है और इस टॉपिक पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ या इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन मैं आंसर कर सकता हूँ, तो दूसरी कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यूपीएससी की डिमांड ये नहीं है कि आप बहुत सारा आपके पास कंटेंट हो, बहुत सारा नॉलेज हो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास है। लेकिन मैंने अधिकतर ये देखा है कि जिन लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है वो इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लेस इज़ मोर हियर। जितना कम आपके पास नॉलेज है उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। नॉलेज सारी सब्जेक्ट्स का होना चाहिए, उसके लिए आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें और जितना भी जैसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वैसा एनालाइज करें आप और अपने प्रिपरेशन में ये चीज़ लाने की कोशिश करें कि कम से कम सोर्सेज पर रिलाई करें और उन सोर्सेज का बार बार रिवीजन करें, ताकि जो भी सोर्सेज आप पढ़े हैं उसका वो पूरी आपको कंठस्थ हो और आपको एकदम मगअप होना चाहिए वो सारी चीज़ें। और अगर आप पेपर भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम पेपर्स पढ़ने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माइंड को डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि कंटेंट आपके पास जितना है उतने में ही आपको डिलीवर करना है। और जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे, प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन मेंस सब्जेक्टिव होता है, तो जब भी आप लिख रहे होंगे पेपर तो आपके पास अगर आपने बहुत सारी सोर्सेज से पढ़ाई की है तो एट दैट टाइम आपको इतनी सारी सोर्सेज से अगर पढ़ा है तो दिमाग में बहुत कम चीज़ें आती हैं और लिखने में भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। और अगर एक ही सोर्स से बार बार पढ़ा है तो लिखने में बहुत आसानी होगी और आसानी से आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो मेरा एडवाइस होगा कि कम सोर्सेज पर रिलाई करें और उन सोर्सेज का बार बार रिवीजन करें। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है जब भी आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कॉन्फिडेंस। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पूरी तरह से उस चीज़ के लिए तैयार हैं। यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैंने तैयारी पूरी की हुई है। तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप अपने माइंड को फूल करें, आप अपने माइंड को बेवकूफ़ बनाएं कि हाँ मैंने तैयारी की हुई है। हो सकता है कि आपने इकोनॉमी थोड़ा आपका वीक रह गया हो सकता है आपका हिस्ट्री थोड़ा वीक रह गया हो, लेकिन अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करें कि नहीं मैंने हिस्ट्री पूरा पढ़ा हुआ है और मैंने जितना पढ़ा है उतने में से मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँगा। तो अपने माइंड में ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि नहीं कैसा भी क्वेश्चन आएगा आई विल बी एबल टू हैंडल दैट क्वेश्चन। तो जब ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो कैसा भी पेपर हो तो अगर आप तुक्के भी मारेंगे तो आपके तुक्के भी सही जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और जितना कम नॉलेज होगा उस कम नॉलेज पे भी आप अपने आप को ज़्यादा डिलीवर कर पाएंगे। एक बहुत ही फेमस लाइन है जो मैंने सुनी थी कहीं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप घर से निकल गए हैं तो मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको। ये ज़रूर है कि टाइम ज़्यादा लग सकता है या फिर ये भी हो सकता है कि कभी मंजिल पे पहुंचने के रास्ते में आपका रास्ता बदल जाए, क्योंकि हो सकता है कि कई बार 5 या 6 अटैम्प्ट देने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं होता है क्लियर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ज़िंदगी यहाँ से शुरू होती है और ज़िंदगी का नया ट्रैक वहाँ से शुरू होता है। इन 4-5 सालों में जो भी आपकी प्रिपरेशन का फेज़ है उसमें कई सारी चीज़ें नई सीखने को मिलती है। तो अगर आप मेरा एडवाइस ये होगा कि अगर आप घर से निकल चुके हो प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है तो पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ एग्ज़ाम दो। 10 लाख से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और 5-6 लाख से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम को देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा, लेकिन एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं भी होता है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। टेंशन की बात तब है जब आपने उस एग्ज़ाम के लिए पूरा हार्डवर्क नहीं दिया है। अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है और अगर आपने हार्डवर्क पूरा किया है तो आपके अंदर वो एक तरह से काफ़ी सेटिस्फेक्शन वाला भाव होगा कि नहीं मैंने प्रिपरेशन पूरी की थी। हो सकता है लक मेरे साथ ना हो सकता है कि बाकी लोगों ने ज़्यादा मुझसे मेहनत की हो इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया है, या बाकी लोगों की किस्मत अच्छी है। लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होगा कि नहीं मैंने मेहनत नहीं की, या फिर मैंने अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया होता, थोड़ी मस्ती कम की होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो इसलिए पूरी तरह से आप अगर प्रिपरेशन में लग रहे हैं तो पूरा हार्डवर्क कीजिए, सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए, सारे मिथ्स को अवॉइड कीजिए और पूरी तरह से इस प्रिपरेशन में लगिए, ताकि बाद में आपको लाइफ में कभी ये रिग्रेट ना हो कि मैं थोड़ा बहुत और हार्डवर्क कर सकता था, मैं थोड़ा बहुत और टाइम सेव कर सकता था, मैं अगर मूवी देखने नहीं जाता, मैं अगर यूट्यूब नहीं चलाता, मैं सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं होता और मैं दोस्तों से बातचीत अगर कम रखता अपने प्रिपरेशन के दौरान, मैं ज़्यादा अगर सोशल एनवायरनमेंट में नहीं जाता और अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल लोन वोल्फ की तरह अगर प्रिपरेशन करता तो मेरा हो जाता। अगर ये भाव अगर आप बाद में आपको आएगा तो पूरी लाइफ भर आपका रिग्रेट होगा। इसलिए भले एग्ज़ाम में सक्सीड हो या ना हो, मेहनत पूरी करो ताकि बाद में कोई रिग्रेट भी ना हो, और बाकी अगर रिग्रेट नहीं होगा तो लाइफ के दूसरे एग्ज़ाम्स में आप आराम से सक्सीड करोगे।
एक और बात ये है कि इस एग्ज़ाम में काफ़ी सारे मिथ्स बने हुए हैं कि कोचिंग करना कंपलसरी है, एक अच्छे बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, IIT या IIM से होना ज़रूरी है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी से होना ज़रूरी है, दिल्ली में प्रिपरेशन करना ज़रूरी है, और बिना कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ के, बिना कोचिंग के गाइडेंस के हो ही नहीं सकता एग्ज़ाम। आप Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ से आते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 10th-12th में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए, ग्रेजुएशन में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। पर मुझे लगता है कि ये सारे मिथ इसलिए बनाए गए हैं ताकि इस एग्ज़ाम को और टफ बनाया जा सके, और मार्केट में जो लोग इस एग्ज़ाम से प्रॉफिट कमा रहे हैं या इस एग्ज़ाम का फ़ायदा उठा रहे हैं उनको और प्रॉफिट हो। तो मुझे लगता है कि बिना कोचिंग के भी प्रिपरेशन हो सकती है। 10th-12th में अगर अच्छे परसेंटेज ना हो तो भी एग्ज़ाम क्लियर हो सकती है। मैं खुद इंदौर से आता हूँ, ना IIT से हूँ ना IIM से हूँ। ग्रेजुएशन मेरा BCom ऑनर्स में था। 22 की एज है, फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। तो मैं कई सारे मिथ तो मैंने खुद ब्रेक किए हैं। आप जो इस बार ऑल इंडिया रैंक 3rd हैं, जुनैद अहमद, उनका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि उनके 10th और 12th में दोनों में अराउंड 60% थे। तो 60% यानी एक एवरेज स्टूडेंट। और यदि एक एवरेज स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है तो आप उनसे प्रेरणा ले सकते हो कि आप भी इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हो। बस डिटर्मिनेशन चाहिए। इस एग्ज़ाम में ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि आपको बहुत स्टूडियस होना है, बहुत लेबरियस होना है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करना है लेकिन एक प्रॉपर डायरेक्शन में और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और आखिरी में मैं एक बाबर का एग्जांपल दूंगा आपको कि कैसे बाबर से आप एक प्रेरणा ले सकते हैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। बाबर जब भी किसी युद्ध में जब किसी युद्ध होने वाला रहता था बाबर का, तो बाबर युद्ध में जाने से पहले युद्ध स्थल का पूरी तरह से मुआयना करता था और देखता था कि किस युद्ध स्थल में और किस बैटल फील्ड में उसको युद्ध करना है। जैसे इब्राहिम लोदी से जब उसका युद्ध हुआ तो उसके 2 या 3 दिन पहले वो युद्ध भूमि पर गया, पानीपत के बैटल फील्ड में, और वहाँ जाके उसने देखा कि पानीपत की मिट्टी कैसी है, पानीपत में कहाँ वो अपने तोपों को रखेगा, उसके जो घुड़सवार हैं वो किधर से आएंगे और दुश्मन की सेना किधर से आने वाली है, वहाँ कहाँ गड्ढे खोदे जा सकते हैं, कहाँ पानी का बहाव तेज़ किया जा सकता है। तो और जब राणा संगा से भी बैटल हुआ तो राणा संगा की सेना जब 1.5 या 2 लाख की राणा संगा की सेना थी और बाबर के पास केवल 30 या 40 हज़ार सैनिक थे, लेकिन बाबर का हौसला इतना मजबूत था कि उसे पता था कि वो इस युद्ध को आराम से जीत सकता है अगर वो बैटल फील्ड में जाके देखे और अपनी बैटल फील्ड में अपनी मजबूत पोजीशन बनाए। तो वो बैटल फील्ड में गया, उसने देखा कि कहाँ से राणा संगा पर सबसे ज़्यादा आक्रामक रूप से हमला हो सकता है। तो मेरा इसका सबसे बड़ा कहने का मतलब यही है कि UPSC को एक बैटल फील्ड की तरह लें, और जब भी आप UPSC की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले बैटल फील्ड यानी UPSC के सिलेबस को देखें, बैटल फील्ड यानी UPSC के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें और देखें कि किस युद्ध में आप उतरने जा रहे हैं, किस युद्ध का आप सामना करने जा रहे हो, और इस युद्ध को जीतना है तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। UPSC आपका दुश्मन है तो UPSC की पोजीशन कहाँ है, और आपका कौन से पोजीशन से UPSC पर सबसे आक्रामक रूप से अटैक हो सकता है। और दूसरी चीज़ बाबर की एक और सीखने लायक ये है कि बाबर जब भी कोई चीज़ करने जाता था तो अपनी सारी सबसे प्रिय चीज़ों को, सबसे फेवरेट चीज़ों को छोड़ देता था। और मुग़ल सम्राट भी इन काफ़ी ऐसी चीज़ों के लिए फेमस है कि उन्हें काफ़ी चीज़ का वो लोग नशा करते थे। तो लेकिन जब बाबर का युद्ध राणा संगा से होने वाला था तो बाबर ने सारी उन चीज़ों का त्याग कर दिया जो उसे उसके लक्ष्य से दूर ले जाती हो। जैसे उसने शराब का सेवन करना बंद कर दिया, उसने मदिरा पान करना बंद कर दिया, नृत्य देखना बंद कर दिया, और जितने भी अलग अलग एंटरटेनमेंट के साधन थे वो सारे उसने दूर कर लिए। और जब तक युद्ध उसने नहीं जीता तब तक इन सारी चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाया। तो मेरा आपसे यही सबसे बड़ा एक मैसेज होगा कि जब भी आप UPSC की प्रिपरेशन शुरू करें तो अपनी उन सारी चीज़ों को दूर कर लें, उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर लें जो आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती हूँ। और लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, एक कविता जो मुझे बहुत प्रेरित करती है और मुझे लगता है आपको भी प्रेरित करेगी। जब नाव जल में छोड़ दी तूफ़ान में ही मोड़ दी, जब नाव जल में छोड़ दी तूफ़ान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या मृत्यु को वरदान ही मरना लिया जब ठान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना, जब छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले फिर फूल क्या अंगार क्या। मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ रहे हैं यूट्यूब पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एस्पिरेशंस।